अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 9.2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 9.3। जी, एक्सरसाइज 9.3 में हमसे कहा जा रहा है एबीसी, ठीक है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए उन्होंने क्वेश्चन में खुद कह दिया कि एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी हमें यहाँ ये बात प्रूव नहीं करनी कि जो ट्रायंगल हमें गिवन है उसको प्रूफ करके नहीं दिखाना कि वो आइसोसेलेस है या नहीं है। यहाँ उन्होंने खुद कह दिया कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बीसी। देखिए अब यहाँ बेस की बात हो रही है, याद रखिएगा बेस की बात जब भी हो तो बेस हमेशा जो है ना वो आप इस तरह बनाया करें नीचे की तरफ, जैसे कि जमीन होती है ना, जमीन आपने देखा है कि जमीन जाहिर है नीचे की तरफ होती है, इस तरह लेट खड़ी भी तो नहीं होती ना ही ऐसे होती ना ही ऐसे होती। तो बेस को हमेशा ये नीचे बनाया करें, ये वाली, ये इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो जब बेस की बात हो तो यानी इसका मतलब है कि बीसी हमें ये वाली लाइन देनी है, ठीक है। देखिए हम यूं भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर फिगर ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़ी फिगर को समझना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। बेहतर है कि फिगर को सीधा ही बनाया जाए ताकि फिगर को समझना इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रूव दैट एडी बाइसेक्ट्स ए। बाइसेक्ट्स मींस हाफ हाफ। देखिए बाइसेक्ट्स का मतलब काटना होता है, बेसिकली बाइसेक्ट्स का मतलब काटना होता है। कोई लाइन जब एक दूसरी लाइन को काटती है उसे हम बाइसेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो मीनिंग निकलते हैं बाइसेक्ट्स के, एक तो लाइन को काटना और दूसरा लाइन को हाफ हाफ काटना, बिल्कुल बीच से सेंटर से काटना, ठीक है ना। काट तो रही है वो लाइन, लेकिन कहां से काट रही है, बिल्कुल आधा आधा, बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल बीच से, यानी जितना पार्ट उधर उतना ही पार्ट इधर, ठीक है। तो बाइसेक्ट्स का मतलब ये होता है काटना और बिल्कुल हाफ हाफ काटना, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्ट। इसके असल मीनिंग जो है वो ये है। बाद बच्चे इसको सिर्फ समझते हैं कि ये लाइन को काटने को बाइसेक्ट कहते हैं, नहीं, लाइन को काटने को तो कहते हैं लेकिन किस तरह काटना, बिल्कुल हाफ हाफ काटना, ठीक है। तो एडी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी एंगल ए को बिल्कुल हाफ हाफ क्या करता है, डिवाइड करता है। एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पर। परपेंडिकुलर के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो किसी लाइन के ऊपर उसको बाइसेक्ट करती है, काटती है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल से। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ठीक है। तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी चूंकि ये लाइन दोनों साइड पर 90 का एंगल बनाएगी। ऐसी लाइन जो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाए या राइट एंगल बनाए, आप कहेंगे कि वो लाइन क्या है, उस दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। ये बात पहले भी बता चुकी, दोबारा बता रही हूं आप लोगों को। तो चूंकि एडी जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ये दोनों तरफ क्या बना रही है, 90 डिग्री के एंगल बना रही है, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उम्मीद है कि क्लास आपको फिगर समझ आई होगी। और चूंकि ये जो एंगल आपने देखा कि यहाँ पर एडी लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, यानी ये जो पूरा का पूरा ये जो एंगल ए है ना, एंगल ए आपको नजर आ रहा है, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब जितना एंगल मेरा ये होगा इतना ही एंगल ये होगा। क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि हाफ हाफ एंगल को क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को 1 कह दूं और इस एंगल को 2 कह दूं, मतलब एक नाम रख दिया मैंने एंगल को कि हाफ यहां पर और हाफ यहां पर, जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। इस तरीके से काट रही है कि वो एंगल बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लास हम इसमें लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है, क्या चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो देखें यहां पर गिवन क्या क्या है। जी, सबसे पहले तो देखिए हमें ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल
ABC हमें गिवन है, इस आइसोसेलेस। ठीक है, ये बात उन्होंने क्वेश्चन में हमें कह दी है कि ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये बात हमें पता लग गई कि आइसोसेलेस, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि साइड ए बी इक्वल है साइड ए सी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो कॉमन सेंस की बात है कि इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये मैंने देखे इक्वल का निशान भी यहाँ पर लगा दिया, ये आप निशानी के तौर पर लगा दिया करें कि ये साइड इस साइड की क्या है, इक्वल है, यानी कि ये चीज हमें गिवन है। आइसोसेलेस है तो कॉमन सेंस की बात है कि ये नॉर्मली ये साइड इसकी इक्वल होगी। तो जाहिर है अगर अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं, चूंकि अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है तो कॉमन लगा के लिखिएगा कि ए बी is congruent to, congruent का साइन यूज कर रही हूं, AC। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या गिवन है हमें यहां पर, हमें यह भी कहा हुआ है कि पॉइंट D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो आगे ये भी लिख दीजिए कि उन्होंने एक मिड पॉइंट भी दिया हुआ है कि पॉइंट D जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट डी किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। तो यहां लिख दीजिएगा D इज मिड पॉइंट। ठीक है, यहां पर कॉमा लगा के आप ये लिख सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट। ये सारी चीजें क्या है, हमें गिवन है। अच्छा, और हमें प्रूफ क्या करने के लिए कहा जा रहा है, प्रूफ हमें करने के लिए कहा जा रहा है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। यहां नीचे लिखिएगा टू प्रूफ जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो क्या है कि AD जो है वो बाइसेक्ट करे एंगल A को, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर भी हो किस पर, BC पर। ये दो बातें हमें यहां पर प्रूफ करनी है। ठीक है, एक तो AD बाइसेक्ट करे एंगल A को, दूसरा ये कि वो परपेंडिकुलर हो। अब ये बात हम प्रूफ करने जाएं, दो कॉलम बनाइएगा, एक तरफ हेडिंग डालिएगा स्टेटमेंट, दूसरी तरफ लिखिएगा रीजन। तो यहां पर हम प्रूफ की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले प्रूफ का मतलब होता है कि हम जो चीज प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर ये प्रूफ की हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पर ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है जी, तो क्लास अब देखें, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल को देखना है। आप देख सकते हैं कि जब हमने ये लाइन सेंटर की ड्रॉ करी तो दो ट्रायंगल हमारे परफॉर्म हुए, एक ट्रायंगल ADB और दूसरा ADC। ये दो ट्रायंगल हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो हम इन दो ट्रायंगल को पहले क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं दो ट्रायंगल को। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिखिएगा ट्रायंगल ADB और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, एक हो गया ADB, दूसरा हो गया ADC। ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं। उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हम देखें तो आपको ये दो साइड तो ऑलरेडी गिवन है ना कि AB जो है वो BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में
अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। जी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो ये क्या है, ये तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, देखें यहाँ पर गिवन था ये ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, जाहिर है कि आइसोसेलेस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अब देखें ये जो साइड है, दूसरी साइड एडी आपको नजर आ रही है, एडी एडी जो है वो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है ना। इस ट्राइंगल के लिए भी यही साइड होगी और इस ट्राइंगल के लिए भी यही साइड होगी। हम यहां लिख सकते हैं कि एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडी। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन साइड है, तो यहां लिख दीजिएगा कॉमन साइड। ठीक है। और दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लास यहां पर इन्होंने कहा था कि डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या मतलब होता है, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, यानी बिल्कुल इस लाइन को बीच से काट रही है लाइन। तो अगर ये बिल्कुल सेंटर में काट रही है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, यानी बी डी इक्वल होगा बीसी के, क्योंकि ये लाइन क्या है, सेंटर में। ये पॉइंट हमारा डी कहाँ है, सेंटर में। सेंटर का मतलब जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस यहां। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है। क्यों हमने ऐसा कहा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, BC का। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आप देख सकते हैं क्लास, मैंने आपको ये कहा था कि पोस्टुलेट, हमने 4 तरह के पोस्टुलेट पढ़े थे। अगर हम किसी ट्राइंगल के तीनों साइड को इक्वल कह देते हैं तो इसका मतलब ये कि वो ट्राइंगल उस ट्राइंगल के इक्वल हो गया। जिन दो ट्राइंगल की हमने ये साइड कंपेयर की हैं, इनकी हमने तीनों साइड को क्या कह दिया, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पर लिख दीजिए कि ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, या आप ज्योमेट्री की जबान में अगर बोले तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब कौन सा पोस्टुलेट प्रूफ किया है हमने, ये साइड साइड साइड। ठीक है, 4 पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट हमने प्रूफ कर दिया कि साइड 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 पोस्टुलेट। तो क्लास आपने देखा कि हमने ये बात अभी अभी प्रूफ कर दी है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल है ना ट्राइंगल, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है इसकी हर साइड हर एंगल सब इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है ना, ये बात भी हम जान चुके हैं कि जब एक ट्राइंगल को हम ये प्रूफ कर देते हैं कि वो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है तो इसका मतलब उसकी हर साइड हर एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल 1 मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट का वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास जब हम एक चीज यूज कर रहे होते हैं ना यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर यहाँ मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट कब लिखते हैं हम, तब यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है। जब यहाँ इक्वल टू का साइन यूज करेंगे तो आप एम लिखेंगे मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों हमने ऐसा कहा भाई, हम ये बात प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, इस वजह से इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं बाय कॉन्ग्रुएंसी
ऑफ ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल है? 2 ट्राइंगल है, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल को हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो आपस में इक्वल है, इस वजह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो क्लास अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अगेन एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करूं आपस में, तो ये टोटल किसके इक्वल होगा? भाई एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ए तो ये पूरे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये तो इसको 2 टुकड़ों में हमने इस एंगल ए को 2 टुकड़ों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर इन दोनों पार्ट को दोबारा से प्लस किया जाए तो दोबारा क्या हासिल होगा? एंगल ए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 को करें तो ये क्या हो जाएगा? एंगल, अब यहां देखें, यहां पर इक्वल टू का साइन यूज कर रहे हैं, तो यहां आप मेजरमेंट लिख लीजिएगा, मैं भी लिख देती हूं, ठीक है। इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 को अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा? एंगल ए मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? अब हमें इससे ये बात साबित होती है कि वाकई जो एडी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से अगर हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर इन दोनों को प्लस करो तो दोबारा से हमें वही एंगल मिल जाता है। इससे ये बात प्रूव हो रही है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल ए को। तो हम यहाँ लिख लीजिएगा, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। एडी बाइसेप्स एंगल ए। अच्छा, उसके बाद अब जरा इन 2 ट्रायंगल पे आप गौर करें तो देखिएगा यहां पर ये जो हमारी सेंटर की लाइन है ये भी यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी इसके लिए भी ये डी एंगल है और इस ट्रायंगल के लिए भी एंगल डी है, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है ना बीच में। भाई एंगल 2 जरूर बन रहे हैं इधर इधर, लेकिन पॉइंट तो एक ही है डी। तो क्लास अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं एंगल डी बोलती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस ट्रायंगल के लिए बोल रही हूँ या मैं इस ट्रायंगल के लिए बात कर रही हूँ? तो उसके लिए देखिए एंगल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। या तो मैं यहाँ पर सिर्फ एंगल डी से रिप्रेजेंट करूं, या फिर मैं ये करूं कि दूसरा तरीका भी आपको बता रही हूं, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है लेकिन वो अच्छा है। उससे हमें ये पूरी बात पता चल जाएगी कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। वो इस तरीके से होगा कि अगर मैं यहां पर कहूं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, और इसमें मैं प्लस कर दूं दूसरा, एक तो मैंने ये लिखा एंगल ए डी बी, दूसरा मैं यहां पर लिखूं एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी जी। अब देखिएगा, अब कहेंगे मिस ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर तो ये 3 आ रहे हैं, एंगल ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो कौन से एंगल की बात हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिएगा क्लास, यहाँ पर अब ये बात बहुत गौर से देखिएगा, मैं जो समझाने जा रही हूँ। देखिए जो कोई भी जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल डी की बात कर रहे हैं ना। जिस एंगल को हमने फोकस किया हुआ है, ठीक है, उस एंगल को हम हमेशा कहाँ रखेंगे? सेंटर में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सेंटर में। यहाँ भी देख लें आप, डी सेंटर में। जो भी पॉइंट सेंटर में होगा इसका मतलब हम स्पेशली उसी एंगल की बात कर रहे हैं, बाकी एंगल की बात नहीं हो रही। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए बी डी, डी को कोने में डाल देते। अगर फिर बी हमारा सेंटर में आ जाता तो इसका मतलब ये था कि हम एंगल बी की बात कर रहे हैं। या यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सी को सेंटर में डाल देती तो इसका मतलब ये होता कि हम एंगल सी को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस एंगल को डिस्कस किया जा रहा होता है क्लास, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं हम? सेंटर में। तो स्पेशली यहाँ पर चूंकि डी को डिस्कस किया जा रहा है, डी एंगल की बात हो रही है, तो डी को हम सेंटर में रखेंगे। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे पता लगे कि मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। देखिए अगर मैंने ए डी बी की बात करी है तो यानी कि ए डी बी नाम से जाहिर हो रहा है कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर नाम मैंने क्या लिया है? ए डी सी, यानी कि ए डी
सी। इसका मतलब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। अब वाज़ेह तौर पर समझ आ रहा है ना कि जिस जिस ट्रायंगल की बात हो रही है वहीं पर जो है वो इस तरीके से हमने एंगल को मेंशन कर दिया। अगर मैं यहाँ सिर्फ एंगल डी डी लिखती, एंगल डी प्लस एंगल डी, चूंकि दोनों ट्रायंगल के लिए पॉइंट एक है, तो कैसे पता चलता कि कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। लेकिन इस तरह तीनों एंगल को लिखने से हमें पता चल रहा है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोनों एंगल को प्लस करूं, दोनों देख सकते हैं ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों अगर 90 को प्लस करें तो ये प्लस होने के बाद क्या होता है, 180 होता है ना। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरा आंसर आता है 180। और क्लास एक बात आपको बता दूं, कोई भी दो एंगल अगर उनको प्लस किया जाए और उसका आंसर 180 आ जाए तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां लिख दीजिएगा बोथ आर, ये दोनों एंगल कौन है, सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इनका सम 180 आ रहा है। यहां लिखिएगा बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्लास अगर मैं यहां पर एंगल एडीसी की जगह पर एंगल एडीबी ही रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए कि दोनों ही किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल है। और दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है, जाहिर है ये भी 90 है ये भी 90 है। तो मैं इसकी प्लेस में भी अगर एडीबी रख देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रख देते हैं हम। ठीक है, ये देखिएगा यहां पर मैंने लिखा एडीबी और यहां भी मैं रख दूं एडीबी, एडीसी के बजाय यहां रख देती हूँ एडीबी इक्वल टू आगे लिख देती हूँ 180। अच्छा, ये हमने कर तो दिया इस तरह से कि इसके दोनों की जगह पे एक ही एंगल को रख दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया हमने, इसकी रीजन आगे क्या लिखेंगे हम, बिकॉज बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, बिकॉज एंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीसी। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैंने एडीसी की जगह भी क्या रख दिया, एडीबी को रख दिया। ठीक है ना, अब इसका होगा क्या देखें, मुझे इन दोनों को ऐड करना आसान हो जाएगा ना, ये भी एडीबी हो गया ये भी एडीबी हो गया, तो अब मैं इन दोनों को प्लस कर सकती हूँ, दोनों एक जैसे हो गए ना। प्लस करने के लिए दोनों का एक जैसा होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक जैसे नहीं थे। अब अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये हो जाएगा 2 एंगल एडीबी इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, 2 एडीबी इज इक्वल टू 180। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा 180 से। तो मेरा यहाँ पर क्या रह गया, एंगल एडीबी इज इक्वल टू, ये देखें ये 180 से 2 यहाँ पर डिवाइड हो गया। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 2 के टेबल में 2 1 2 और 2 को 90 टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो आ जाता है 180। यानी एंगल एडीबी किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। ठीक है, तो जैसे कि एडीबी 90 डिग्री के इक्वल हो गया, सेम एडीसी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। ठीक है ना, तो यहां लिख दीजिएगा सिमिलरली आगे लिख दीजिएगा एंगल एडीसी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने पहले ही बात प्रूफ कर दी कि दोनों एंगल जो है वो चूंकि आपस में इक्वल है, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो यहां हम लिख लेते हैं कि बिकॉज एंगल एडीसी सॉरी एडीबी, ठीक है ना, बिकॉज एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। ठीक है, एडीबी है क्लास ये, इस वजह से दोनों के दोनों इसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो क्लास अगर
हमने ये बात प्रूव कर दी कि एडीबी और एडीसी दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों 90 है, ये भी 90 ये भी 90, इसका मतलब है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर हो गई बीसी पर। ये बात प्रूफ हो गई। यही बात उन्होंने कहा था कि ये प्रूफ करके बताएं कि एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें ये साबित करना जरूरी था कि ये दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बना रही है। तो वो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। इस तरफ भी एडीबी भी 90 बना रहा है और एडीसी भी 90 बना रहा है। तो इसका मतलब एडी लाइन जो क्या है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। तो हमने ये बात यहाँ पर प्रूफ कर दी। लिख दीजिएगा कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। क्यों है ये परपेंडिकुलर? क्योंकि एडी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। लिख दीजिएगा एडी मेक 90 डिग्री एंगल्स। एंगल नहीं लिखिएगा क्लास, एंगल्स लिखिएगा, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके यहाँ पर प्लूरल वर्ड यूज कीजिएगा, एंगल्स। एडी मेक्स 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। इस वजह से एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात, दोनों बातें प्रूफ कर दी। ये बात भी प्रूफ कर दी हमने कि एडी बाइसेक्ट्स ए, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दी थी। और दूसरी बात कि एडी परपेंडिकुलर है, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये थ्योरम हुआ कंप्लीट। लास्ट में आप लिख दिया करें क्यू ई डी, ठीक है। इस क्यू ई डी का क्या मतलब होता है क्लास, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। चले जो स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट मुझे शुरू से देख रहे होते हैं मेरी पूरी वीडियो को, तो सारी बातें जो मैं बता रही होती हूँ वो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी पहली वीडियो को जरूर देखा करें, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी भी होती है। चलिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्यू ई डी का क्या मतलब है। क्यू फॉर कॉट, ठीक है। ई फॉर इराट और डी फॉर है डेमोन्स्ट्रेंडम, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेंडम। थोड़ा सा देखिए स्पेलिंग लॉन्ग है, लेकिन इसके मीनिंग आपको बता दिए कि क्यू फॉर कॉट, ई फॉर इराट, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेंडम। इसका मतलब देखिए ये क्या है, ये वर्ड कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लातीनी वर्ड है, लातीनी लैंग्वेज से लिया गया है। और इसका मतलब होता है कि जो भी थ्योरम हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे थे वो हमने सक्सेसफुली क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। एक तरह से हमने यहाँ पर इस पर एक मोहर लगा दी है कि ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, जहां भी आपकी पहुंच हो वहां तक वीडियो को जरूर शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।